हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल नया नया शुरू हुआ है, तो उस पर हम मतलब छोटा छोटा वीडियो करके लाते हैं, हर सब्जेक्ट का ला रहे हैं। आज हम हिस्ट्री का गुप्त साम्राज्य लाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने मुगल साम्राज्य डाला था, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया और आशा करते हैं कि ये भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए गुप्त साम्राज्य है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन करके हर एग्जाम में आ ही जाता है। जैसे अभी दरोगा का एग्जाम होने वाला है, पीसीएस का अभी तो पोस्टपोन हो गया है, उसके बाद रेलवे का आने वाला है। तो इसमें से क्वेश्चन आना संभव है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शासक हुए हैं। जैसे कुछ दो चार ही तो महत्वपूर्ण है इसमें, लेकिन उसी के बारे में काफ़ी डिटेल्स में इसको हम कर लेंगे, ताकि आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए गुप्त वंश है। ऐसे तो इसके पहले बहुत सारा हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश है, तो उसको भी हम लेके आएंगे। और इसको गुप्त वंश में देखिए, ऐसे तो गुप्त वंश को 275 से 550, कहीं कहीं यहाँ पे 500 भी देता है, कहीं कहीं इसको 500 भी देता है कि 500 तक था। और देखिए गुप्त वंश ही है। गुप्त वंश में बेसिकली क्या है कि इस काल में बहुत सारे आर्ट के और सांस्कृतिक और साहित्य का बहुत सारा इसमें विकास हुआ था। तो इसलिए हम इसको मतलब प्रथम स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि किस वंश को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, प्रथम स्वर्ण काल कौन है? तो गुप्त वंश को हम लोग प्रथम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। प्रथम स्वर्ण काल गुप्त वंश ही है, या इसको पेरिक्लिन युग भी कहते हैं। इसको पेरिक्लिन युग भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे तो इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे कि भूमि मापन की इकाई क्या है, टैक्स लेते थे उसको क्या कहते थे। तो पहले हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं, समय मिलेगा तो उसको आज ही करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। ठीक है, देखिए गुप्त वंश में क्या हुआ कि बहुत ही शुरू में तो छोटे शासक है, जैसे सिरगुप्त इसका फर्स्ट संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लेकिन सिरगुप्त का काल ही 275 में माना जाता है कि 275 ईस्वी में यह आया था, लेकिन इसका कोई साक्ष्य मतलब उतना मतलब नहीं मिलता है। तो मेन रूप से गुप्त वंश को हम लोग 319 ईस्वी से ही जानते हैं, क्योंकि उसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जब से गद्दी पर शासन किया, उसी से हम लोग गुप्त वंश में मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही जानते हैं। लेकिन यहाँ सिरगुप्त भी देता है, तो आपको ऑर्डर में आ जाएगा कभी कभी सजाने के लिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे गुप्त वंश में सिरगुप्त है, तो सिरगुप्त का काल 275 से और आगे तक जाता है, 319 तक जाता है। ठीक है, उससे पहले भी रहता है, कहीं कहीं कम तो कहीं कहीं ज़्यादा रहता है। जैसा कि जानते हैं कि हिस्ट्री में मतलब जो एंशियंट में है मायने नहीं रखता है, इस पर थोड़ा इधर उधर होता ही है। ठीक है, तो सिरगुप्त का है। और देखिए सिरगुप्त को ही हम लोग महाराजा की उपाधि से सिरगुप्त क्या है, महाराजा की उपाधि लिया था। बेसिकली इसके लिए यही काफ़ी है। ठीक है, सिरगुप्त ने महाराजा की उपाधि लिया था। ठीक है, उसके बाद से दूसरा का संस्थापक बनता है घटोत्कच। कौन? घटोत्कच। दूसरा का संस्थापक कौन है? घटोत्कच बनता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए तीसरे नंबर पे आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। यही इसी को हम लोग वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। इसको हम लोग वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, जिसका काल 319 से 35 तक है। बेसिकली इसमें याद रखना जरूरी नहीं है इसका काल, लेकिन 319 से 335 तक है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सिरगुप्त ने कौन सा उपाधि लिया था? महाराजा की। तो इसको अपने प्रसिद्ध सिद्ध करने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, और ऊंचा था भी, इसने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। ठीक है, और देखिए इसको मतलब वास्तविक संस्थापक तो हमने बताई दी। और देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट ही है जिसकी शादी कुमार देवी से हुई थी। वह लिच्छवी की रानी थी, कुमार देवी, तो उसी से चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई थी। ठीक है, और देखिए कहेगा कि गुप्त वंश में सबसे पहले सिक्का किसने चालू किया था? सबसे पहले गुप्त वंश में सबसे पहले सिक्का पूछेगा तो आप चंद्रगुप्त फर्स्ट को मारिएगा, क्योंकि इसी ने सिक्का जारी किया था। यह बेसिकली राजा रानी का सिक्का जारी किया था। मतलब राजा रानी से मतलब है एक तरफ इसका मतलब नाम था, एक तरफ इसके
मतलब पत्नी का नाम था जो लिच्छवी है। एक तरफ चंद्रगुप्त लिच्छवाय नमः लिखा रहता है, दोनों ओर मिलाकर। तो पति पत्नी का भी सिक्का कहा जाता है, राजा रानी के सिक्का भी कहा जाता है, ज्वाइंट सिक्का भी कहेगा। तो कौन चालू किया है? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चालू किया, ठीक है। तो इसने महाराज हिराज हो गया, कुमार देवी से शादी हो गया, ठीक है। और राजा रानी के सिक्का बेसिकली चंद्रगुप्त फर्स्ट से यही आता है। उसके बाद से देखिए शासक बनता है समुद्रगुप्त, जो काफी महान शासक था। इसमें मतलब समुद्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसमें कौन है? समुद्र। तो समुद्रगुप्त का काल कब से कब तक है? देखिए समुद्रगुप्त 335 से 75 तक बनता है शासक, ठीक है। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराज हिराज की उपाधि धारण किया था और समुद्रगुप्त ने परम क्रमांक की उपाधि धारण किया। कौन सा? परम क्रमांक। उसको धरणीय बंध भी कहते हैं। यह परम भागवत की उपाधि दी थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि कहीं कहीं आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को देता है, लेकिन मतलब संशोधित उत्तर यही है और सबसे मतलब सटीक उत्तर और सही भी है बहुत सारे आकलन के अनुसार कि परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त नहीं लिया था, ठीक है। तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय को नहीं मानिए, क्योंकि बहुत जगह चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है, ठीक है। लेकिन परम भागवत की उपाधि कौन लिया है? समुद्रगुप्त ने लिया, ठीक है। और देखिए समुद्रगुप्त एक कवि भी था, तो इसको कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त कवि था तो इसको कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। और यह इसको बीना बजाने का काफी शौक था। क्या? बीना बजाने का। तो बीना बजाने का शौक था तो क्या होता था कि बीना बजाते हुए एक सिक्का पर बीना बजाते हुए सिक्का जारी इसने किया। तो क्वेश्चन आता है कि बीना बजाते हुए तो कौन किया है? तो समुद्रगुप्त, क्योंकि इसको बीना बजाने का बहुत सारा शौक था। इसको कविराज की उपाधि भी नाम से भी जानते, क्योंकि यह खुद एक पोएट था, ठीक है। इसके साथ ही बेसिकली दत्ता देवी से हुआ था, इसमें कोई इतना खास नहीं है। और देखिए इसको पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि भी जानते हैं। ये इतना महान था, पृथ्वी प्रथम वीर का मतलब पृथ्वी का इसको वीर एकदम प्रथम वीर कहा जाता है इसको समुद्रगुप्त, क्योंकि इसका जो शासन था और इसका जो शासन करने का नियम था वो काफी अलग था। कोई था कि कहीं मतलब उसको अधीन करके अपने उस खुद शासन करने लगा, लेकिन इसका कुछ अलग पॉलिसी था। इसका पॉलिसी भी हम आपको बता दे रहे हैं आगे, ठीक है। और देखिए तो इसका हो गया कविराज था और इसको बीना बजाने में इसको बीना बाधक भी कहते हैं। तो सिक्का पर बीना बजाते हुए आकृति समुद्रगुप्त के ही शासन में है और इसी ने जारी किया, ठीक है। देखिए सैन्य अभियान के लिए है ना, सैन्य अभियान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब इसका सैनिक कहा जाता है कि इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। मतलब तीनों जगह से अरब सागर और हिंद महासागर ये सब जगह से क्या था, इसलिए कहा जाता है कि इसके घोड़ा समुद्र का घोड़ा 3 सागर का पानी पीता था। बहुत ही अपने सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध था। इसका जो नीति था, इसकी जो कौशल थी, इसका जो अदम्य साहस भी था, वो काफी भी अन्य राजाओं से काफी ऊंची थी इसमें, ठीक है। सैन्य अभियान के लिए प्रसिद्ध हुआ था। और देखिए पृथ्वी प्रथम की उपाधि से नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको क्या हुआ था कि सैन्य अभियान के लिए तो जानते हैं प्रसिद्ध है, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ज्ञान का नेपोलियन तब जाते होइएगा कि नादिर शाह को कहते हैं, लेकिन भारत का नेपोलियन आप समुद्रगुप्त को कहते हैं। हम लोग समुद्रगुप्त को जानते हैं कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त। और यह नेपोलियन भारत का नेपोलियन कहने से तात्पर्य है कि जैसे वह आक्रामक था और काफी साहस था, वैसे भी यह भी था। तो इसको बी.ए. स्मिथ था, बी.ए. स्मिथ, भारत का नेपोलियन बी.ए. स्मिथ ने इसको दिया है कि यह भारत का नेपोलियन। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त किसने कहा? तो बी.ए. स्मिथ ने कहा, ठीक है। इसने काफी सारे अश्वमेध यज्ञ कराया है, जिसमें 2 ही महत्वपूर्ण है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराया है इसने। और इसने सैनिक वेशभूषा में एक सिक्का भी जारी किया है, सैनिक वेशभूषा में। देखिए सबसे पहले सिक्का कौन जारी किया था? आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। राजा रानी का सिक्का जारी किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। और देखिए सैनिक वेशभूषा में सिक्का जारी कौन करेगा? समुद्रगुप्त किया है, ठीक है। और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, ठीक है। इसी काल में श्रीलंका का शासक मेघवर्मन है ना, तो इसको बोधगया में मंदिर बनवाने के लिए भेजा था और परमिशन भी दिया। तो कहाँ का श्रीलंका शासक कौन था? मेघवर्मन। मेघवर्मन ने कहाँ? बोधगया में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त के ही काल में, इसी ने भेजा था और इसने परमिशन दिया। तो इसने बोधगया में मंदिर का निर्माण करा दिया। तो इसको बीना बजाने में पसंद था और इसको बीना बजाते हुए आकृति में सिक्का भी इसी के काल में हुआ है और यही जारी किया है।
यह बौद्ध जानते हैं कि मेघवर्मन को जब बोधगया में बौद्ध मठ का निर्माण दे दिया तो इस बौद्ध धर्म का संरक्षण होगा ही, तो यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सिक्कों पर चित्रित था, वही वीणा का आकृति था। देखिए इसका अभियान है, इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन। कौन? हरिसेन दरबारी कवि था। उसी ने इसके विजय की चर्चा कहा था कि इसने काफ़ी सारे राज्यों को विजय किया था, लगभग मतलब 100 से अधिक क्षेत्रों को भी इसने विजय करके अपने अधीन किया था। इसका नियम यही था कि इसको विजय करके और पूर्ण रूप से उस पर अधिकार नहीं करता था, बल्कि वहाँ पे कुछ टैक्स के रूप में लेता था और स्वतंत्र रूप से वहाँ के शासक को शासन करने देता था खुद के नाम से। ऐसा नहीं है कि हम जो कहेंगे आप वहीं करिए। ठीक है, तो उसके नाम से वो करता था, तो इसलिए इसकी पॉलिसी सबसे अलग थी, काफ़ी अलग थी इसकी पॉलिसी। तो इसका कौन था? दरबारी कवि हरिसेन था। तो हरिसेन ने ही एक प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है हरिसेन ने। बेसिकली यह संस्कृत भाषा में है। गुप्त साम्राज्य में अधिकतर चीज़ें हैं ना वो संस्कृत में ही है, क्योंकि जानते हैं कि इसमें साहित्य, संस्कृत और कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। तो इसके लिए हम लोग इसको साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं, मतलब प्रथम स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त वंश को प्रथम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। तो यह संस्कृत में था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसमें है? तो संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, हरिसेन बेसिकली यही है जो गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य पद दोनों में है। तो गद्य पद दोनों में है, तो इसलिए इसको आप पूछता है कि इसका स्टाइल क्या है लिखने का। तो स्टाइल मतलब नहीं समझिएगा कि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ दिमाग में। स्टाइल मतलब होता है चंपू। चंपू स्टाइल मतलब होता है जहाँ गद्य और पद दोनों में होते उसको चंपू स्टाइल कहते हैं। क्या? चंपू स्टाइल में प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। ठीक है, और यह हरिसेन लिखा है, अब जानते हैं। और देखिए इसमें आता है कि किसका वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, तो ये तो समूह रूप से रिलेटेड है ही। और इसमें देखिए कौशल के राजा था, तो कौशल के राजा को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस नाम से जाना गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कौशल के राजा महेंद्र का नाम वर्णित है। और इस पे आपको जहांगीर का लेख भी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि जहांगीर बाद में आया है तो इसको नहीं मिलेगा, जहांगीर का लेख भी इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, क्योंकि लिखा तो बाद में गया होता है। तो जहांगीर का भी लेख इसमें मिलता है। और समुद्र रूप से रिलेटेड है इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, इसमें भी इलाहाबाद के स्तंभ लेख में भी समुद्र का चित्रण है और समुद्र की व्याख्या इलाहाबाद के स्तंभ लेख में भी है। और देखिए इसकी पॉलिसी बहुत जगह है, मतलब 18 राज्यों की जितना था 8वीं कहते हैं उसको भी अलग अलग है। कहीं कहीं तो गंगा यमुना द्वार में है उसका अलग है, बिंद के क्षेत्रों में है तो उसका अलग है। लेकिन बेसिकली यह उत्तर के और दक्षिण के कुछ राज्यों को जीत के मिलाया था, तो उसके बारे में है। जैसे उत्तर के मतलब 9 राज्यों को मिलाया था और दक्षिण के 12 राज्यों को मिलाया था। तो उत्तर के 9 राज्यों को मिलाया था, उसको राज्य प्रशोधन की नीति अपनाया था। क्या? राज्य प्रशोधन की नीति अपनाकर और वहाँ के शासन करता था, क्योंकि उसको 9 क्षेत्र को मिला लिया था। 9 क्षेत्र को मिलाने के बाद वहाँ अपनी पॉलिसी होता है ना, किसी का एक नीति, किस नीति के तहत आप कोई काम कर रहे हैं, तो इसका नीति वही था। सब जगह अलग अलग नीति थी इसकी। तो मेरे से यही दो महत्वपूर्ण है। वैसे तो 18 की जगह था, 8वीं का था, एक हिमालय के क्षेत्र में भी था, सब जगह का बहुत अलग अलग है। और देखिए साउथ में, दक्षिण में भी इसने 12 राज्यों को मिलाया था, 12 राज्यों के साउथ को जीत के और उसको भी मिलाया था। तो उसमें कुछ कहा पॉलिसी था इसका। क्या? ग्रहण मोक्षानुग्रह, कर्ण्योपायन और आत्मनिवेदन। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण किया, मुक्त लिया और फिर ग्रहण कर लिया था। कर्ण्योपायन मतलब अगर आप शादी करते हैं तो हमारे यहाँ शादी करिए, मतलब हमारे इसका मतलब है कि आप गुप्त के हैं, गुप्त वंश के हैं, तो अपने रानी की शादी, जो पुत्री की शादी आप इसी साम्राज्य में करिए, गुप्ती में करिए, ना कि आप कहीं और शादी कर लीजिए। तो इसका कर्ण्योपायन से मतलब यही था। अब तो आप जहाँ के हैं वहीं शादी करिएगा तो आप तो कुछ बन जाइएगा ना उससे। तो कर्ण्योपायन से मतलब वही था। इसका पॉलिसी क्या था कि आप यहाँ के हैं और यहीं शादी करिएगा आसपास में कहीं, तो ये सब तो मेरे अधीन में है, तो आप भी तो मेरे अधीन में हो जाइएगा, जो भी आएगा वो मेरे अधीन में रहेगा। तो इसका ये पॉलिसी था और इसी पॉलिसी के तहत बहुत सारे काम किया है और बहुत सारे राज्यों को मतलब जीत के और मिला लिया है। ठीक है, एक था कि आत्मनिवेदनम, आत्म जाते हैं अनिवेदनम,
यानी हमसे व्यवहार आप दोस्त जैसे रखिए, दोस्त जैसा रखिए, और आप दुश्मन जैसा न रहिए हमसे। भले हम आपको गुलाम, मतलब इसका एक यही काम था कि आपको हम गुलाम बना लिए हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलने देंगे कि आप हमारे गुलाम हैं। तो एक था कि आप निवेदन, मतलब दोस्त जैसा मिल के रहिए आप हमसे। आइए हमसे हमेशा मिलिए, आप हमसे सुबह शाम जब मन करे तब आके मिलिए, एकदम जैसे दोस्त, सब दुख सुख हमसे बांटिए। क्योंकि आत्मनिवेदन से यही था कि अगर आप जीत लिया है और कुछ दिन के लिए आपको छोड़ दे, कहीं आप कुछ और षड्यंत्र बनाने लगे, तो पॉइंट आते जाते रहिएगा, तो आपके लिए तो सब कुछ जानता रहेगा आपके बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका पॉलिसी बहुत जगह अच्छी अच्छी पॉलिसी इसने अपना के और बहुत सारे राज्यों को विजित किया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त से यही बेसिकली आता है, इसमें दूसरा कोई अब जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब लेके चलते हैं हम आपको रामगुप्त। कौन? रामगुप्त के बारे में। देखिए रामगुप्त का काल बहुत कम से 375 से 80 है, और इस किसी के लिए नहीं जानता, ये कोई का खास काम नहीं किया इसके लिए, इसको बिल्कुल नहीं जानता है। इसके और चंद्रगुप्त बारे में, द्वितीय के बारे में कुछ कथा है जो बेसिकली चंद्रगुप्त द्वितीय का ही भाई था। तो देखिए समुद्रगुप्त था, वह ध्रुव देवी से शादी किया था। नाम था क्या उसका? ध्रुव देवी। एक कहीं देवी मिलता है, तो ध्रुव देवी से इसने शादी किया था। और देखिए क्या हुआ था कि इस समय शकों का आक्रमण शुरू हो गया था। जैसे हम जानते हैं कि पहले शक भी थे, और शकों का आक्रमण शुरू हो गया था। तो क्या हुआ कि इसके समय में, रामगुप्त के समय में शक आक्रमण कर दिया सब इस पे। तो अभी तो था बकलुल, एकदम गधा मैल बैल पागल था एकदम, मतलब इसको कुछ नहीं पता था, एकदम बकलुल था। जो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था ना, उससे बकलुल था ज़्यादा ही। तो रामगुप्त को शक पर आक्रमण किया, रामगुप्त पर शक ने आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो ये तो बकलुल था, डर गया। तो बोला कि अब क्या करें? तो शक ने कुछ शर्त रखी कि यदि तो आप हमारा राज्य दे दिए, या हमसे युद्ध करके राज्य दे दीजिए, या आप अपने पत्नी को हमको वापस सौंप दीजिए। पत्नी को मांग लिया कि आप पत्नी दे दीजिए तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो युद्ध करिए। तो डरपोक था, शक आ गया था सभी इसमें, तो डर के तो बोला कि ठीक है पत्नी ले जाइए। बकुल को देखो, पत्नी दे दिया, पत्नी देना स्वीकार कर दिया कि हाँ पत्नी ले जाइए, जरूरी नहीं है, लेकिन हमसे युद्ध ना करिए, राज्य छोड़ दीजिए। इतना बड़ा बैल और पागल था, बिना कुछ पूछे सोचे क्या किया, पत्नी को दान में देना, मतलब उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ आप पत्नी को ले जाइए। अब तो ध्रुव देवी को लगा झटका कि कोई सन आदमी है ये मांग रहा है तो सीधे कह रहा है ले जाइए, हमरा कौन भोलियो न दे रहा है। ध्रुव देवी को तो झटका लगा, कोई सन आदमी से शादी करा दिया पकड़ के माता पिता हमारा है। तो अब क्या किया, ध्रुव देवी ने खबर भेजाया, किसके पास खबर भेजाया कि हमके दुल्हन बनाना था, दूसरा कौन लेके जाइए। कहा कि दुल्हन बनाइए, न तो दूसरा लेके जा रहा है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय सुना, कौन लेके जाता रे, कौन लेके जाता? तो कहता कि शक आयल वाला सब ये हमरा के कोरिया दान में दे दिलक, कहता कि ले जा, आ यूज करते नहीं कि हमरा के दे दिलक दान में। तो कहता अच्छा ये बात बाटे। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को जैसे पता चला, क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के भाभी हुई, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई कौन था? रामगुप्त था, दोनों भाई थे सब। तो अब तो ध्रुव देवी के साथ जब आया तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ये बात था, तो ये अब पूरा अपने मेकअप में चला गया। जैसे भीम ने कीचक मारा था ना द्रौपदी को बचाने के लिए, तो वह गेटअप में सही आके कौन चंद्रगुप्त द्वितीय अब पेश हो गया सबके सामने। कहता ना भीम को कि आओ रानी, तुम्हारे लिए हमारी माँ इंतजार कर रही है। वहीं शक बैठल था, ये तो पता था कि ध्रुव देवी आ रही है, चली गई हमारे साथ। और वो वेशभूषा में कौन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। बेचारी तो इतना रो रही थी, कही कि रुक रुक हम सही आते हैं, काम का हुआ है। और चंद्रगुप्त द्वितीय गया पूरा गेटअप में सही आके, एकदम पहन के गया, सबके पास गया और तो बैठा लिया, बोला कि हाँ चलो अब तो कुछ दूर हुआ, बढ़ा जैसे ये अपन उतारा, तब देखा सकरे ये कौन हो रे, इसे दूसरा कौन आ गए। अब युद्ध हुआ और वहीं पे क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। पूर्ण रूप से शकों को पराजित चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं किया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसका? विक्रमादित्य। हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ही जानते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिए, तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय को ही समझिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट को नहीं समझिएगा। ठीक है, अगर कहीं चंद्रगुप्त केवल चंद्रगुप्त दे
तो चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा। अगर मौर्य दे तो चंद्रगुप्त मौर्य तो उस काल में हो जाएगा ना, और चंद्रगुप्त द्वितीय दे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दे तो इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को पूर्ण नाश करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। और देखिए नाम कथी था का देवी, आई का नाम कथी था चंद्रगुप्त। अब क्या किया कि एगो लिखा गया किताब देवी चंद्रगुप्तम, दोनों के प्रेम कहानी। देवी चंद्रगुप्तम कौन लिखले है? विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम कौन लिखा है? विशाख दत्त। और जानते हो कि विशाख दत्त का एक और किताब है मुद्रा राक्षस। कौन? मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त ने ही देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। अब तो शक का काम समाप्त किया चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आया चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त से रे पकड़ लो बा, तू तो रहबे तो खत्म कर देवे हमारा ठीक है साम्राज्य के हैं। तो अब क्या किया कि अब ध्रुव सबको मार कर तो आया चंद्रगुप्त द्वितीय। तब क्या किया बाद में? ध्रुव देवी से ही शादी कर लिया। पसंद तो करबो नहीं करता था रामगुप्त के शुरू से, बाद में अब पता थोड़ी चलेगा शादी होने के बाद, कुछ दिन बाद में पता चलता है कौन कैसा है। शुरू में तो सब ऊपर से दिखावटे लगता है। तो अब रामगुप्त को ऐसे भी थोड़ा कम पसंद कर दी, भैया को ज़्यादा पसंद कर रहा था। तो जब ये काम हो गया तब तो हुआ ध्रुव देवी के चल अब तो काम बन गए, अब तो काम हो गए, अब तो जत हूँ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोचा कि अगर यह काम इसी तरह रामगुप्त करता है तो इस साम्राज्य को लेकर बढ़ जाएगा। इसी कुछ काल के बाद क्या हुआ, दोनों ने मिल के और क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को मार दिया। भैया के अपना गलो काम समाप्त, मार दिले के कि चल गए काम से। अब चंद्र मतलब रामगुप्त को इसने मार दिया और खुद सिंहासन में बैठे 380 से 413 में, क्योंकि 375 से 80 था ही, तो ये सब काम होने में 5 साल उसको लग गया। तो अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने फाइनली गद्दी पर बैठ गया, रामगुप्त का काम समाप्त। इसी तरह भी और उस तरह भी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि ध्रुव देवी से भी शादी कर लिया। उसी के नाम मतलब कहानी प्रेम प्रसंग है क्या, देवी चंद्रगुप्तम। देवी और चंद्रगुप्तम के बारे में लिखा गया, विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज देवश्री और विक्रमादित्य तो पता ही दिया आपको, देवगुप्त भी कहते हैं। क्या देवराज देवगुप्त और देवश्री भी और विक्रमादित्य तो पता ही दिए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। और देखिए एक तो यहाँ ध्रुव देवी से शादी किया था, कुबेर नाग देवी थी, उससे भी शादी किया था। कौन? कुबेर नाग से। कितना मतलब उस समय था, जितने मन उन्हें शादी कर लीजिए हैं। उस समय था ही ऐसा, क्योंकि शासन को बढ़ाने के लिए और समाज को बढ़ाने के लिए एक शादी बहुत सारा मुख्य भूमिका निभा रहा था। क्योंकि शादी करने से वो हो जाता था कि अब तो वो हमारे शासन में आ गया, हमारे क्षेत्र में आ गया और हमारे खिलाफ तो विद्रोह करेगा नहीं। तो इसने कुबेर नाग से भी शादी किया था। कुबेर नाग लड़का मत समझ लीजिएगा, कुबेर नाग लड़की का नाम है, ठीक है। तो कुबेर नाग से भी इसने शादी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे महान था। एक तो समुद्रगुप्त द्वितीय था इधर, मतलब समुद्रगुप्त द्वितीय नहीं, समुद्रगुप्त था, इधर चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये भी बहुत ही महान शासक था। देखिए इसके काल में 9 रत्न हुए हैं, 9 रत्न के नाम से जाते हैं, प्रमुख उसमें है। और इसके देखिए यहाँ तो हो गया। और देखिए सबसे महान शासक है 9 रत्न में, इसके है धन्वंतरी है, कालिदास है, क्षणपक है, वररुचि है, बाराहमिहिर है, उसके बाद शंकु है, क्षीणपक है। ये सब इसी के काल में हुआ है। सब किसके? चंद्रगुप्त। मेन रूप से आपको चंद्रगुप्त द्वितीय में एक धन्वंतरी कौन? धन्वंतरी है, कालिदास, क्षणपक, वराहमिहिर, वररुचि, उसके बाद से वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु समझिएगा, शंकु आदमी का नाम है, शंकु गोला मत समझ लीजिएगा, शंकु। ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 शंकु हो गया। उसके बाद कौन था? वररुचि, वराहमिहिर। उसके बाद कालिदास, धन्वंतरी और शंकु हो गया, क्षणपक हो गया। मेन रूप से यही से थे, 9 रत्न थे इस समय। ठीक है, एक विशाख दत्त भी है,
विशाख दत्त भी है, ठीक है। और इसमें यही 9 रत्न हुए थे सब, ठीक है। और मेन रूप से यही सब है। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय इसके में आता है कि यह क्या था, तो ये ज्योतिष शास्त्र था। ज्योतिष, यह क्षणवक क्या है, ज्योतिष है। क्वेश्चन पूछता है कि ज्योतिष मतलब इसमें कौन सा ज्योतिष है, मतलब इसमें पूछ देता है कि क्षणवक किससे रिलेटेड थे, ज्योतिष थे, वरामी खगोल से थे। और कालिदास को तो आप जानते ही हैं, धन्वंतरी भी थे और चिकित्सक थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यही है सबसे। और देखिए इसी के काल में ही हुआ था कि वेद का लिपिबद्ध किया था, कि लिपियों में लिखने का काम चंद्रगुप्त द्वितीय का ही काल में हुआ था, ठीक है। और दशावतार मंदिर है जो यूपी के देवगढ़ में है, तो दशावतार मंदिर का भी निर्माण इसी के काल में हुआ, ठीक है। और देखिए यह चंद्रगुप्त द्वितीय है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम एक है कि मेहरौली का स्तंभ लेख है, मेहरौली स्तंभ लेख, कौन, मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। और देखिए मेहरौली स्तंभ लेख अभी दिल्ली में भी है, वहाँ आज भी जंग नहीं लगा है, मेहरौली स्तंभ लेख पर दिल्ली में है, आप कभी जाइएगा तो देख सकते हैं, इसमें आज तक भी जंग नहीं लगा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यही सब मेन है। इसने भागवत धर्म को अपनाया था, वैष्णव धर्म का भी इसमें विकास काफी हुआ है, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हो गया। बेसिकली इसमें से इसके 9 रत्न में पूछता है कि धन्वंतरी किसके दरबार में थे और कालिदास किसके दरबार में थे, उस समय कौन था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानिएगा कि आया था इसी के काल में आया था आपको फाहियान, कौन, फाहियान 399 से 399 में आया था, फाहियान आया था। और फाहियान आया था 399 में, तो इसी ने एक किताब भी लिखा था, फाहियान का किताब आता है, फाहियान का किताब का है तो फोयुकी, फाहियान का किताब क्या है, फोयुकी, किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया मैं, चलिए अब इसको हम फिनिश करते हैं। अब देखिए एक आता है यहाँ पे कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। और कुमारगुप्त के बारे में आता है कि इसका काल तो आप काल इसमें जरूरी नहीं है कि पीरियड आप याद रखिएगा। तो कुमारगुप्त 413 से 54 तक है। और सर्वाधिक लिपि का मतलब सर्वाधिक अभिलेख लिखने का काम हुआ था, जो अभिलेख लिखा गया था, सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के ही शासनकाल में लिखा गया था, ठीक है। और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि से भी जानते हैं, महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त ने धारण किया था, ठीक है। और इस देखिए इसके काल में इससे एक ही क्वेश्चन में है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने ही बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाया था, तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। और प्रथम ऐसे नालंदा विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय था जिसने हॉस्टल सुविधा दिया था, दूसरा नहीं। जैसे आपको ऑप्शन में आ जाएगा नालंदा, तक्षशिला, उसके बाद विक्रमशिला आ जाएगा, तो नालंदा विश्वविद्यालय है जो सबसे पहले इसने क्या दिया था, हॉस्टल सुविधा प्रदान करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, नालंदा विश्वविद्यालय ही है, जो कुमारगुप्त ने बनवाया था। उन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते हो कि बख्तियार खिलजी थे, थोड़े बखलोला बख्तियार खिलजी बखला, बख्तियार खिलजी पागला सन की, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था। दरअसल क्या हुआ था कि था और कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो इसको लग गया थोड़ा गुस्सा कि हमको कुछ नहीं कर दे रहा है। और अब क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं दीजिएगा तो हम खुद से अब शुरू करेंगे, हाँ हम क्या करेंगे, खुद से शुरू करेंगे। तो यह बख्तियार खिलजी ने कहा कि ठीक है चलते हम कहाँ, बंगाल बिहार में, बंगाल बिहार में। अब चल दिया कहाँ, बंगाल बिहार में, कि जो हम खुद से जाके शासन करेंगे, अब खुद लूटपाट करेंगे, चल दिया लूटपाट करने। अब चल दिया बिहार में, और बिहार में चल दिया, अब यहाँ लेके सैनिक लेके चल दिया। अब बिहार में जाते जाते कितना चलेगा, जाते जाते एक जगह इसको, जैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय के करीब आया था, उसी के आसपास के क्षेत्र में आया था, तब तक इसका तबीयत खराब हो गया।
अब इसके साथ तो सब राजवैद्य भी थे, जो भी चिकित्सक था, डॉक्टर सब लेके आया था। तो अब इसका तबीयत खराब हो गया, अब बोला कि इलाज कर। तो इलाज इसका किया गया, लेकिन इलाज एक सही नहीं हुआ, उस सबसे सही नहीं हो रहा था इलाज। कुछ दिन बीता गया, सही नहीं हो रहा था। तो इसी के चिकित्सक ने, डॉक्टर ने इसको सलाह दिया कि हम लोग प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के पास आए हैं, समीपे में हैं, तो क्यों ना हम चल के वहाँ से कुछ मदद ले। वहाँ के मतलब विश्व प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। तो कहा कि ठीक है चलो, ऐसा बात है। तो गया वहाँ, बोला आओ है, कहा कि देखिए वो इसको कैसे कैसा है। सेनापति ने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, बकलुल्लाह बख्तियार खिलजी हैं, तो देखिए का तबीयत सही नहीं हो रहा है। तो कहा कि ठीक है सही कर देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि सही कर देंगे, जो डॉक्टर थे। तो बख्तियार खिलजी ने बोला कि सुन है, इलाज तो हमार कर, लेकिन हम दवाई ना खाबो, जे दवाई देबो हम दवाई ना खा। अब डॉक्टर को इतनी क्वेश्चन आदमी भाई, बकलुल्लाह साहब खत्म दिमाग वाला बा, का चला पागल को तो दवाई ना खा, तो दवाई ना खाई तो सही कैसे होगी तू। अब जान रहा था, नाम तो सुन ले था भी कि बकलुल्लाह के अगर हम नहीं करेंगे सही, माने दवाई मतलब इलाजो करे सही हो जाए, और दवाई खेबे नहीं करेगा सही कैसे हो जाएगा। और तो भाई डॉक्टर के प्राण ऊपरे नीचे कि अब क्या करी। तो अब चला गया डॉक्टर वहाँ से। अब जाके कुछ समय हुआ, अब वो तो अब सोच रहा था कि क्या करे। अब तब तो देखा कि बख्तियार खिलजी किताब पढ़ता था ना, तो थूक लगा के पेज ना पलटा जाता है, तो एक पेज हो गए, हाँ चल ऐसा। तो डॉक्टर ने देखा, नालंदा विश्वविद्यालय के डॉक्टर देखे, बोले कि कुछ उपाय करना होगा। गए बख्तियार खिलजी के पास गया, कहा कि ठीक हो जाएगा। उसको कुरान दिए पढ़ने के लिए, कहा कि सुनिए आप भाई कुरान पढ़िए, इसको पढ़ना नहीं है, केवल आप पेजवा उलटते जाइए, पूरा शुरू से अंत तक पेज उलट दीजिएगा, सही हो जाएगा तबीयत। बहुत ही इक्का कहता रहिए, पेज उलट दें तो हमारी तबीयत सही हो जाए है कि नहीं। बैठल बना सा इलाज करके पूरा भर दिन में, रात दिन हो गए तो कुछ हो गए ना कलर। अब पेज उलट दें तो सही हो जाए, तो हाँ पेज आप उलट दीजिए, सही हो जाइएगा। तो कहले तो बड़ा बिजोर बात कहता रे। तो कहते दीदी ना कुरान है, तो कहते हाँ कहा है ना सही हो जाएगा, तो पवित्र है, अभी दोबारा भी पढ़ देंगे, दोबारा पढ़ देंगे, लाइए जितना है सब पढ़ देंगे। अब पढ़ना तो था नहीं, कहा कि खाली पेज उलटिए था। दरअसल क्या बात था कि डॉक्टर थे ना वहाँ पे, जहाँ जहाँ तो देख रहे थे, पढ़ने के बाद लास्ट में ना तो पेज ऐसे उल्टाता है, पढ़ लिया हाँ उलट गया पेज। तो वहीं पे केमिकल लगा दिया था, एक ट्रांसप्लेंट केमिकल था, मतलब दिखाई नहीं देता था, और वहाँ पर केमिकल लगा दिया था। जैसे आप उल्टिएगा ऐसा करिएगा तो एक दो बार तो जाएगा ना, जगह यहाँ पड़ेगा था, तो सारा जगह लगा दिया था। उलटते गया 2-3 बार लगाते गया, जैसे जितना बार लगाया उतना बार तक केमिकल उसके अंदर जाता गया। कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, 2-4-5 घंटों बाद उसका तबीयत धीरे धीरे सुधार होने लगा। तो कहेंगे सही सुधार होते क्या है, और उल्टने लगा, कुछ और उल्टा, 2-3 को उल्ट दिया। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि उसका तबीयत सही हो गया। तो बोला रे हे तो बड़ा बढ़िया, हम कहाँ से पढ़ ले पारे, यही में पढ़ ले पारे। तो हाँ यही में, इसी में पढ़े। तो अच्छा वो बोले लग, अपना राजवैद्य जो भी डॉक्टर था उसका अपना वाला बख्तियार खिलजी को उसको बुलाया, इधर आओ सब, मैंने बताओ सो वो सब किताब उल्टवा दिया तो सही हो गया, तुम लोग का काहे के लिए है, तुही से तो कुछ भैला, उधर किताब उल्टवा के सही करवा दे। सच सच बता, तुही से काहे ना भैला, पता अब सही बताओ तनी, हमको पता नहीं कि कैसे कैलक हो, हम तो पूरा कहीं नहीं सही हो भी ना कलक, तो हमने कैसे करी। अब तो ये था साला पगला ही था बख्तियार खिलजी, वो अपना सारा डॉक्टरवा के मरवा दिया, जो होने काम से खत्म, सबको मरवा दिया, लाइन से खड़ा करके सबके ये गेलो काम से खत्म। अब बुलावा तो नालंदा वाला के है नहीं, बताओ सच सच, अब बताओ कि तू पहले हका थी, सही तो हो गई, बताओ पहले हका थी। तो कहा था कि आपने तो बोले थे कि मतलब उसमें मतलब दवाई हम खाएंगे नहीं और सही हो जाना चाहिए, इलाज करिए। तो हमने उस पर केमिकल मिला दिया था, जो ट्रांसप्लेंट केमिकल था, आपको दिखाई नहीं दिया था। अब जितना वह उल्टे और जीभ पे गया, उसके शरीर से सट के, जीभ से सट के आपके शरीर में गया, और उसी से आप सही हुए हैं। तो कहाँ गजब दिमाग वाले हैं। अब देखिए आदमी का नेचर, ये बकलोल को उसको इनाम देना चाहिए था,
कुछ और कराना चाहिए था नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि के लिए और उसको आगे विस्तार के लिए कुछ उपहार में देना चाहिए था। ये कहा कि अच्छा सुन न, चल तेरे भीतर घूम गया सब उसको पुस्तकालय में घूमने गया, देखा और ये सब बता रहा था कि ऐसा ऐसा है, सब देखिए इस सबसे हर चीज़ का निदान हो जाएगा। घूम के अली बाहर बख्तियार खिलजी बाहरवा से पुस्तकालय में से कल आग लगा दी। अब ले साला बकलोल आग लगा दिया, उसमें पुस्तकालय में आग लगा दिया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने आग लगा दिया। उसके बाद से ही बढ़ल बख्तियार खिलजी बढ़ा कहाँ आगे बढ़ा बिहार में गली भागलपुर के पास तो देख लो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। रे यो सन के हो ले करो के ओहू में ले देखते माता कि रे एगो तो सन के लागत हो, देख काम से खत्म को उसी में भी आग लगवा दिया, उसको भी नष्ट करवा दिया बख्तियार खिलजी। उसके बाद से ही पहुंचा कहाँ बंगाल। उस समय बंगाल में शासक कर रहा था लक्ष्मण सेन। कौन? लक्ष्मण सेन। जब सुना कि यार आए बख्तियार खिलजी गद्दी छोड़ के भाग गया, पहले ही भाग गया गद्दी छोड़ के। अब ये चल गया यहाँ भागलपुर से बंगाल, और बंगाल जाते वक्त भागलपुर से बंगाल पैदल जाते वक्त जो भी सैनिक था और जो भी सवारी थी उसको लेके यह पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा बख्तियार खिलजी। कौन सैनिक ढमनी आयल, कौन कागल, कौन रुकल ना रुकल, काबिल के क्रम भरल उछरल, कौन ठीक नहीं ठीक रहा। तो ये पहुँच गया कहाँ? बंगाल पहुँच गया। जब लास्ट में बंगाल पहुँचा और लक्ष्मण सेन गद्दी छोड़ के तो भाग गया था। जब भी देखा पीछे मुड़ के जा रे अभी गोरा कहाँ, अभी तो 6 गोरा बारे तो हूँ तो कहा कि सब तो ओढ़े ढंग आ गया, अपने तो रुकबो ना बनी है को बा रुकम तब न पता चली कि केकरा काबिल कुछ भी ना भी। भागलपुर से बंगाल तक पैदल डाल लिया, पैदल तो जाता ही था उस समय, और पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। अब बताइए कि लक्ष्मण से अगर नहीं भागता तो कौ गोरा पहुंचा था? 6 गो सैनिक वही था, 7 गोरा मार के सुलटा देता लगल है, लेकिन तो डरपोक को लिए भाग गया था और मात्र 7 गोरा के चलते ही बंगाल पर अधिकार कर लिया था उस समय। तो क्या हुआ कि उसी समय इसके सैनिक में कुछ मतभेद हुआ होगा और इसके सैनिक को कुछ बोला गया होगा। तो बख्तियार खिलजी सुतल था रात में, तो वही एगो सैनिक एकरे पर कोनो कुछ बोलने था तो वह गांठ के चाकू से मार मार के एकरा के काम समाप्त किया, बख्तियार खिलजी को बंगाली में मार दिया। तो ये है बख्तियार खिलजी। पूछता है आपसे कि बख्तियार खिलजी मतलब यहाँ कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय तो कुमारगुप्त, और जब आपसे पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो धर्मपाल थे पालवंश के शासक में, पालवंश में, तो उसने धर्मपाल बनाया था किसको? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो 2 क्वेश्चन जरूरी रहता है, ठीक है। तो कुमारगुप्त के बारे में हो गया, मेन रूप से यही आता है, दूसरा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद से देखिए स्कंदगुप्त आते हैं 1 नंबर पे, 454 से 67 में है। इसको क्रमादित्य की उपाधि लिया था। बेसिकली उपाधि ज़्यादा जगह नहीं पूछता है, एक चंद्रगुप्त कहना जरूरी है और दूसरा जगह उतना नहीं पूछता है। बहुत सारी ज्ञान में अभी उपाधि है तो इतना सारी उपाधियाँ कौन याद करेगा, उपाधि जरूरी नहीं है। तो क्रमादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त ने धारण किया है, ठीक है। देखिए इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुन का आक्रमण हुआ है, दबंग नहीं, हुन का आक्रमण हुआ है। जिसमें शक था सब सबसे ज़्यादा एक काल में हुन के आक्रमण हुआ है। और ऐसे तो प्रथम बार कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था, लेकिन उसका साक्ष्य नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा आक्रमण हुन का स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ है, और यह हुनों को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर हुन को हराया था, ठीक है। और स्कंदगुप्त को विष्णु का उपासक कहा जाता है, विष्णु जन को मानता था, विष्णु को उपासक कहा जाता है। देखिए स्कंदगुप्त है एक सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार मतलब पुनर्विकास के लिए आप जानते हैं जूनागढ़ अभिलेख में जो इसको लिखवाया था रुद्रसेन ने लिखवाया था, जूनागढ़ रुद्रदामन ने लिखवाया था जूनागढ़ अभिलेख, उसमें स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य से नाम मिलता है। जो सुदर्शन झील का पुनः निर्माण सबसे पहले तो चंद्रगुप्त के पुनः निर्माण के लिए स्कंदगुप्त को भी जाना जाता है जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। और देखिए हुन का आक्रमण हो रहा था उस समय, खुशनिवास था, खुशनिवास उसका नेता था हुन का, और बौद्ध धर्म का खुशनिवास बौद्ध धर्म से था। ये नहीं समझिएगा मुस्लिम नाम है तो हो जाएगा दूसरे से। खुशनिवास बौद्ध धर्म का संरक्षक था खुशनिवास, ठीक है। और बौद्ध धर्म को ही मानता था, इसलिए विष्णु का उपासक था। आपको बता दिए कि सुदर्शन झील के लिए था, मतलब स्कंदगुप्त सुदर्शन झील से रिलेटेड है, जूनागढ़ अभिलेख में है सुदर्शन झील, ठीक है। उसी का पुनर्निर्माण के लिए है और इसको विष्णु का उपासक कहा जाता है। एक है भीतरी स्तंभ लेख, यूपी के गाजीपुर में जाइएगा तो भीतरी स्तंभ लेख है, उस पर हुनों को पराजित इसने किया है, उसका वर्णन मिलता है।
कहाँ, तो भीतरी स्तंभ लेख में किससे रिलेटेड है, स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद से 9वां शासक भानुगुप्त है, और लास्ट में लास्ट शासक आपको पूछेगा तो लास्ट शासक कहीं कहीं लोग भानुगुप्त को मारता है, लेकिन भानुगुप्त नहीं हुआ है, यहाँ कौन होगा, विष्णुगुप्त होगा। लास्ट शासक गुप्त वंश का लास्ट शासक कौन है, विष्णुगुप्त। क्रम आपको पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि 9 नंबर 10 नंबर, क्रम पूछता है लेकिन। तो लास्ट शासक गुप्त वंश का लास्ट शासक कौन है, विष्णुगुप्त को माना जाता है, और विष्णुगुप्त लास्ट शासक है, ठीक है। देखिए भानुगुप्त है, भानुगुप्त का एक सेनापति था गोपराज। भानुगुप्त का सेनापति कौन था, गोपराज। इसी गोपराज की जब मृत्यु हुई ना युद्ध में, तो इसकी पत्नी ने क्या किया था, जलती चिता में छलांग लगा दिया था। तो वहीं से सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, और सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख के लिए एरन अभिलेख है। कौन, एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख में क्या है, सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य उसी में मिलता है, एरन अभिलेख में, जो भानुगुप्त ने लिखवाया है। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने लिखवाया है, भानुगुप्त से रिलेटेड है एरन अभिलेख। तो बेसिकली गुप्त वंश में यही इम्पोर्टेंट है। और गुप्त वंश में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कुछ किताबें हैं कालिदास की, और सभी किताब हैं, और जैसे उसमें कुछ भूमि टैक्स को क्या कहते थे, उसके बाद कुल भूमि का उपज कितना लेता था, कुछ सिक्का चलाया था उसको गुप्त साम्राज्य में क्या कहा जाता था, जैसे स्वर्ण सिक्का को क्या कहा जाता था, और चांदी के सिक्का को क्या कहा जाता था। उसके लिए है कुछ भूमि मापन इकाई, बसवाक, उध्वा माप, इसी तरह कुछ कुछ है। तो हम आपको उसके लिए कर भी लाएंगे, और गुप्त समाज में भी लाएंगे, और कल हर्षवर्धन को भी पढ़ा देंगे। और जो इसमें कुछ और छूटा हुआ है जो एग्जाम में आता है, काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन वह एग्जाम में आते हैं, तो हम आपको कल उसको बता देंगे और हर्षवर्धन के बारे में बता देंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली यही है, अब इसमें तो ज़्यादा कुछ छूट नहीं रहा है। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि हम छोटा छोटा करके लाते रहेंगे। ये तो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन थोड़ी बीच में कहानी थी इसलिए लंबा हुआ होगा। बेसिकली तो बहुत शॉर्ट में था सब कुछ। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए। आप इधर उधर की चीज़ें इसको सब्सक्राइब करके देखने से अच्छा है कि कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके लिए लाभकारी है उसको करिए, ठीक है। धन्यवाद।